हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 10th का जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज शुरू किए थे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी का ही है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर इसमें दिया हुआ है। और जो चैप्टर वाइज बायोलॉजी का बिल्कुल हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। इसमें से पहला चैप्टर जो है वो जीव प्रक्रम करवा चुके हैं। दूसरा चैप्टर जो है नियंत्रण एवं समन्वय, ये भी करवा चुके हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो है ना, तीसरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, ये भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है या फिर आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से है ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग यदि इसका चैप्टर वाइज थ्योरी नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका कंप्लीट वन शॉट थ्योरी, इसका वन शॉट कंप्लीट प्रश्न उत्तर भी वीडियो बना हुआ है। तो आप लोग वहाँ से इसका थ्योरी और क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कराती हूँ, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी यानी कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आनुवांशिकता एवं जैव विकास का पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी जीवों की, ठीक है ना, तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से सभी। तो देखिए जीवित रहने के लिए हमें सांस के लिए रूप में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं थी तो जीवों की उत्पत्ति नहीं थी, है ना। तो जीवों की उत्पत्ति से पहले कौन सी गैस नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। क्या है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या फिर मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, यानी कि पेयर, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 23 यानी कि 23 पे जोड़े, बाकी जो है वो 46 हो जाएगा। ऐसे पूछता कि कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो 46, लेकिन यहाँ युग में पेयर में पूछा है तो 23 पेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंक है, यानी कि कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंक है। देखिए अंक एक समजात अंक पढ़ते हैं और हम लोग एक समवृत्ति अंक, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है, जिसकी उत्पत्ति और आंतरिक संरचना जो है वो समान होती है किंतु उसके कार्य जो है वो भिन्न भिन्न होती है। लेकिन देखिए कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख यहाँ किस तरह के अंक है, तो देखिए ये दोनों उड़ने के कार्य कर रहे हैं, यानी कि उनके कार्य जो है वो समान है। तो जिसके कार्य समान हो और उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होती है उसको एनालोगस ऑर्गन कहते हैं, यानी कि समवृत्ति या फिर समरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवृत्ति, है ना, 3 का सी नंबर। जबकि समजात में उत्पत्ति और आंतरिक संरचना समान किंतु कार्य जो है वो भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि मनुष्य का हाथ हो गया, चमगादड़ के पंख और घोड़े का अग्रपाद, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। इसी से समजात, होमोलोगस और एनालोगस से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी संरचनाएं भी पाई जाती है जिनका पहले उपयोग हो रहा था लेकिन अब उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अवशोषी अंग। जैसे कि हमारे शरीर में अपेंडिक्स है ना पाए जाते हैं, उसको वो क्या है, एक अवशेषी अंग है, ठीक है, जो इसका अभी यूज़ नहीं हो रहा है। फिर है 5वां, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, यानी कि जीन शब्द किसने दिया था। तो जीन शब्द जो है वो जॉनसन ने दिया था। ऑप्शन में वाटसन, मेंडल, वेंडेड, है ना, जॉनसन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने। आगे भी क्वेश्चन मिलेगा।
अब है 6 नंबर, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? मेंडल ने जो नियम दिया था, है ना, उसको पुनः खोज से संबंधित किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्मक ने, है ना, 6 का ए सही हो जाएगा। फिर है 7 नंबर, गुणसूत्र बने होते हैं, यानी कि गुणसूत्र जो है वो किससे बने होते हैं? जब हम लोग सेल के अंदर न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं, आरएनए, प्रोटीन, ये यानी कि गुणसूत्र। तो गुणसूत्र जो है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन तीनों से मिलकर बने होते हैं, है ना, 7 का सी सही हो जाएगा। फिर 8 नंबर, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, जैसे कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है, और डीएनए जो है वो बने होते हैं गुणसूत्र में। गुणसूत्र डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वही आरएनए का हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। फिर क्वेश्चन नंबर 9, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? अभी हम बताए थे कि जीन शब्द किसने? जॉनसन ने, है ना, तो जॉनसन ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, कौन सा मच्छर मलेरिया उत्पन्न करते हैं? मादा एनाफिलिस, है ना। किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो मलेरिया जो उत्पन्न होते हैं तो ये हो जाएगा गंदा जल से, है ना, जो कि दूषित जल। वही इधर दूसरा प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा साफ जल में, यानी कि शुद्ध जल में, जबकि मलेरिया जो है वो दूषित जल में, है ना, जल से उत्पन्न होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? अभी हम क्या देखें कि मच्छर जो है किस जल से उत्पन्न हो रहे थे? दूषित जल से। लेकिन डेंगू जो है वो साफ जल से, यानी कि शुद्ध जल से उत्पन्न होते हैं। फिर 13 का, समजात अंग के उदाहरण है। समजात यानी कि होमोलॉगस ऑर्गन, इसमें क्या देखे थे कि इसके कार्य जो है वो भिन्न होगी, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना और उत्पत्ति समान होगी। जैसे कि इसका होमोलॉगस का उदाहरण हो जाएगा हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। ये क्या है? इसके कार्य भिन्न भिन्न है, लेकिन इसकी उत्पत्ति और आंतरिक संरचना जो है वो समान है। जबकि हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ये दोनों दांत सेम कार्य करते हैं, है ना। आलू एवं घास के ऊपरी भूअस्त्री, ये दोनों तना है। उपरोक्त सभी नहीं होगा, ये 13 का ए सही हो जाएगा। फिर 14, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? यानी कि मनुष्य जो है वो विकास की दृष्टि से किससे सबसे अधिक समानता है? क्या चीन के विद्यार्थी से, मकड़ी से, जीवाणु से, या फिर चिंपैंजी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंपैंजी से, ठीक है ना। 14 का बी नंबर। फिर है 15 का, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी। क्या होगी? देखिए, लैंगिक जनन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में क्या होता है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, तो लैंगिक में विभिन्नताएं अलैंगिक की तुलना में अधिक देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, पेरेंटल बॉडी से ही नए जीव या फिर प्लांट की उत्पत्ति होती है, तो इसमें विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती है ना, बहुत कम मिलती है लैंगिक की तुलना में। तो क्या होगा कि लैंगिक जनन के बाद संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि लैंगिक में विभिन्नताएं अधिक मिलती है और अलैंगिक में विभिन्नताएं कम देखने को मिलती है, या फिर ना के बराबर, ठीक ना। जैसे अमीबा है तो उसी का बॉडी से ही अमीबा निर्माण हुआ, हाइड्रा है तो हाइड्रा से ही बना, है ना। तो 15 का हो जाएगा बी नंबर, अधिक। फिर 16, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना है? देखिए, ये तो क्वेश्चन आसान है मटर के, लेकिन कितनी बार पूछा गया, 19, 20, है ना। तो हो सकता है आने वाले 25, 26 में, है ना, 26, 27 इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर 17 का, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया?
यानी कि फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ए नंबर, नाभिक अम्ल नाम दिया था फ्रेडरिक मीसर ने। फिर 18 का किसने प्रमाण दिया कि जीन जो है वो गुणसूत्र का भाग है? ठीक है, जीन किसका भाग है? गुणसूत्र का भाग है। ये किसने प्रमाण दिया था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ये सी नंबर कि 1902 में टी बोवेरी एवं W.S. सटन ने। ठीक है ना, 18 का सी नंबर। फिर है 19 का प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र जो कह रहा है कि 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए, अर्ध गुणसूत्र इसको कहते हैं। ठीक है, फिर है 20 का विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अभिकल्प जो है उत्तम है? तो इसका सही आंसर होगा चिंपांजी, क्योंकि ये मनुष्य विकास के दृष्टि से अधिक समानता रखते हैं। तो 20 का डी सही हो जाएगा। फिर 21 प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? या कहने का मतलब है कि द माइक्रोग्राफिया जो है वो किसके लेखक है ना, किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका 21 का सही हो जाएगा रॉबर्ट हुक द्वारा, द माइक्रोग्राफिया। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का, है ना, डार्विन ने विकासवाद का। फिर नेक्स्ट 22 निम्न में से कौन बोने पौधे को दर्शाता है? देखिए, बोना पौधा जब हम लोग क्रॉस वाला पढ़ते हैं ना, मेंडल का क्रॉस, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड, तो ये जो टी है ना, स्मॉल टी ये बोने पौधे को दर्शाता है, जबकि कैपिटल टी ये बड़े लंबे पौधे को दर्शाते हैं। ये इसका सिंबल है। फिर 23 कौन सा भी लक्षण जो है वंशागत नहीं है, यानी कि अनुवांशिक नहीं है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चमड़ी का रंग जो है वो वंशागत नहीं है, बाकी आँख का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति, ये सभी वंशागत है। 24 द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात था, यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस में जो है उससे जो उत्पन्न पौधा का, है ना, प्लांट का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? देखिए, फिनोटाइपिक, है ना, फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप, ये इसका अनुपात याद रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव में इधर से उधर से पूछा जाएगा। देखिए, मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? 3:1, जबकि जीनोटाइप इसका क्या है? 1:2:1। फिनोटाइप क्या होता है कि जो कि डायरेक्ट दिखता है फिनोटाइप। जीनोटाइप में क्या होता है? उसके जीन में जो रेशियो होता है ना, जीन, वो दिखता नहीं है। तो इसका ये फिनोटाइप है मोनोहाइब्रिड का, और ये जीनोटाइप डायहाइब्रिड का ये 9:3:3:1 ये फिनोटाइप रेशियो है, जबकि जीनोटाइप रेशियो है 1:2:1, 2:4:2:1:1। ऐसे याद रखिएगा, 12:12, 4:2 और 121। ठीक है ना, तो याद हो जाएगा जीनोटाइप और ये फिनोटाइप। उसके बाद तो क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 9:3:1, किसका? डायहाइब्रिड का फिनोटाइप अनुपात, जबकि जीनोटाइप इसका 12:12, याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए, लिंग गुणसूत्र वही एक्स, स्त्रियों में क्या होते हैं? XX, जबकि पुरुष में XY। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। फिर 27 प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? यानी कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि डार्विन ने, है ना, जैव विकास का सिद्धांत दिए थे, जबकि मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत, अनुवांशिकी का इसको पिता कहते हैं मेंडल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। 28 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव जो है वो अफ्रीका में हुआ था। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 13 का चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? देखिए, आपको बार बार पूछा जा रहा है इधर से उधर से, यानी कि होमोलोगस और
एनालॉगस ऑर्गन से। तो अच्छे से याद रखिएगा, समजात होमोलॉगस, समान उत्पत्ति और आंतरिक संरचना समान, किंतु जो उसका कार्य जो है वो भिन्न भिन्न होगा। तो चमगादड़ एवं पक्षी के पंख जो है किस प्रकार के अंग है? चूंकि इसके कार्य जो है वो समान है और इसकी उत्पत्ति और आंतरिक संरचना भिन्न होती है, तो ये क्या हो जाएगा? एनालॉगस। एनालॉगस में क्या हो जाएगा? समरूप, है ना, उसी को समविरुद्धि या फिर समरूप बोलते हैं। जबकि ऑप्शन के अनुसार ये समजात या होमोलॉगस ये नहीं होगा। ठीक है, 30 का ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 31, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक थे, यानी कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो 31 का अभी हम बताए थे कि ये चार्ल्स डार्विन, शॉर्ट में इसका डार्विन का पूरा नाम हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। 31 का बी नंबर। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन ने जो है ये अपने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। 31 का बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का, यानी कि वंशागति का पिता भी मेंडल को कहते हैं, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ये भी इसका पूरा नाम है मेंडल का, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इस प्रकार 32 का डी सही हो जाएगा। फिर 33, इनमें कौन सही है? यानी कि फुल फॉर्म दिया हुआ है डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी डीएनए। ठीक है ना, डीएनए। तो इसका सही आंसर हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये है आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। 33 का बी सही हो जाएगा। फिर 34, कान के निचले हिस्से को कहते हैं। ठीक है ना, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? ऑप्शन के अनुसार इसका 34 का ए हो जाएगा, यानी कि कनपली, है ना, कनपली इसके, यानी कि एयर लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया था? 35 का लेमार्क समझाया। दिया था डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का? नहीं, डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण और जैव विकास का सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। चूंकि विभिन्नताएं जो है वो एक अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है, इसको कायिक यानी सोमेटिक विभिन्नताएं बोलते हैं, और दूसरा जो है जो वंशागत होती है यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, इसको जर्मिनल कहते हैं, है ना। तो विभिन्नताएं 2 प्रकार के हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार 36 का बी। फिर 37 का, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है, यानी कि किसी जीव के जीन संरचना, जो इसकी जीनोटाइप हम लोग पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड डाइक्रोस में अभी हम देखें, तो जीन संरचना जीनोटाइप, जीन संरचना उस जीव की क्या कहलाता है ना। तो जीन प्रारूपी या फिर जीनोटाइप, ए और बी इसका दोनों हो जाएगा। जबकि उसके फिनोटाइप में जो हो जाएगा जो डायरेक्ट दिखता है। फिर उसी प्रकार का 38 क्वेश्चन देखिए कि जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उसको क्या कहेंगे? फिनोटाइप या फिर लक्षण प्रारूप, है ना। 38 का सी। और जो जीन संरचना है तो उसको जीनोटाइप या फिर जीन प्रारूप, ये दोनों याद रखिएगा वर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? यानी कि जो कि आनुवंशिकी का पिता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल, वो व्यक्तिगत रूप में उसके जीवन में क्या थे? तो वो एक पादरी थे। ठीक है ना, 39 का सी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 54 तक इसका क्वेश्चन है, हम एक चैप्टर में कंप्लीट कर देते हैं ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रकार से आपको एक ही जगह मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव, है ना। फिर 40 का, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? यानी कि जनक पीढ़ी का इंग्लिश हो जाएगा पेरेंटल, है ना, पेरेंटल। तो इसको पी से ही सूचित किया गया है।
40 का ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 41, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन कोश, 41 का बी नंबर। फिर 42, जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें क्या होती है? तो इसका 42 का सही आंसर हो जाएगा कि जिसमें लैंगिक जनन होता है ना, कि लैंगिक जनन में अभी हम क्या देखें कि उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, जबकि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 43, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। तो इसका क्या कहलाता है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा आणविक जातिविरित, 43 का बी नंबर। फिर 44, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ये मेंडल को, 44 का ए। 45, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल के द्वारा। 46, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक यानी कि नाइट्रोजन क्षार होते हैं? तो डीएनए में जो है वो 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। क्या क्या? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। जबकि आरएनए भी 4 होते हैं, लेकिन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, इसके स्थान पे एक जो यूरासिल होते हैं, है ना। 47, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी बताए थे, ये डार्विन, है ना। उन्होंने उसी पुस्तक में जैव विकास, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिए थे, इसी बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसके लेखक है डार्विन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 48, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? अभी हम क्या बताए थे कि जीनी संरचना जीनोटाइप या फिर, है ना, जीनोटाइप या फिर जीनो होगा, जीनोटाइप या फिर जीन प्रारूप, 48 का बी सही हो जाएगा। 49, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी। ठीक है, भ्रूण विज्ञान में भ्रूण का अध्ययन, जीव विज्ञान में जीव का अध्ययन, जीवाश्म विज्ञान में उसके फॉसिल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 50, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है? अफ्रीकी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंपैंजी, क्योंकि ये विकास की दृष्टिकोण से, है ना, मानव से अधिक समानता रखते हैं। और अफ्रीका में ही अभी हम एक क्वेश्चन देखे थे कि मानव का उद्भव हुआ था, है ना, तो निकट संबंधी हो जाएगा चिंपैंजी। फिर 51, पक्षी तथा तितली के पंख है ना, पक्षी तथा तितली के पंख हो जाएगा असमजात अंग, क्योंकि इसके कार्य समान है ना, और उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, तो 51 का बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 52, अवशोषी अंग का उदाहरण है? कर्ण पल्लव की पेशियाँ, निषेचक पटल और पुच्छ कशिका, इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे मनुष्य हम सामान्यतः जानते हैं अपेंडिक्स, है ना, लेकिन ये हमारे कान के नीचे की जो पेशियाँ है, कर्ण पल्लव की पेशियाँ, वो भी अवशोषी अंग है। और पुच्छ कोशिकाएँ यानी कि पीठ के पुच्छ की कोशिकाएं, वो अभी यूज़ नहीं होते हैं, पहले यूज हुआ करते थे, उसी को क्या कहेंगे? अवशोषी अंग। तो इस प्रकार 52 का डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषी अंग मानव में पाया जाता है? मानव में अभी हम क्या देखे थे? अपेंडिक्स, है ना, 53 का डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 54, क्या है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो न्यूक्लियस शब्द जो है वो 54 का ए रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दी गई है, जबकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, है ना, विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत दिए थे। तो इस प्रकार 52 का ए हो जाएगा। और ये हमारा क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर अनुवांशिकी एवं जैव विकास का जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया है और आने वाले, है ना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, जो कि बायोलॉजी का ही भाग है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, और ये हमारा बायोलॉजी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स
इस प्रकार ऑब्जेक्टिव ख़त्म करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए थैंक यू।